बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपना CS 614 जिसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8। इसके अंदर हम अपने डीनॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे, स्प्लिटिंग टेबल पढ़ेंगे, फ्री जॉइनिंग, एडिंग रिडंडेंट कॉलम्स पढ़ेंगे। ठीक है। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, यानी हम टेबल्स को तोड़ देते हैं। दो तरह की स्प्लिटिंग होती है, एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग, दूसरी होती है हमारी वर्टिकल स्प्लिटिंग। सबसे पहले से आपको हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग के बारे में बताया है। ब्रेक द टेबल इनटू मल्टीपल टेबल्स बेस्ड अपॉन कॉमन कॉलम वैल्यू, यानी हम टेबल को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना, और इसके अंदर कॉलम चेंज नहीं होते। जितने कॉलम हमारे ओरिजिनल टेबल में है उतने न्यू टेबल में भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल आके अगर आपके ओरिजिनल कॉलम में 4 कॉलम है, टेबल में 4 कॉलम है, तो न्यू टेबल में भी आपके 4 कॉलम होंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखी हुई है कि ना यूनिवर्सिटी के ना डिफरेंट कैंपसेस हैं, ठीक है ना, और स्टूडेंट जो है वो लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद से हैं। हर आप जब हम हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करते हैं ना, तो स्प्लिट में टेबल को ऐसे ब्रेक करेंगे कि स्टूडेंट पेशावर वाले स्टूडेंट का डाटा पेशावर वाले टेबल में चला जाएगा और इस्लामाबाद वाले स्टूडेंट का डाटा इस्लामाबाद वाले टेबल में चला जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग के दो गोल्स होते हैं, एक हमारा सेपरेटिंग रोज फॉर एक्सप्लॉइटिंग पैराग्राफ और ग्रुपिंग डाटा टू अवॉइड अननेसेसरी क्वेरी लॉग इन वेयर क्लोज। एक होता है सेपरेटिंग रोज फॉर एक्सप्लॉइटिंग पैरालिज्म। डाटा वेयर हाउस में ना मल्टीपल सीपीयू है, डाटा बहुत ज़्यादा है, डाटा को तेज प्रोसेस करना है, इसलिए हम पैरेललिज्म यूज़ करते हैं। जब सब मशीन एक साथ काम करेंगी तो टेबल स्प्लिट के लिए कुछ रिकॉर्ड फर्स्ट टेबल में जाएंगे और कुछ रोज सेकंड टेबल में चले जाएंगे। और अगर हमारे पास सीपीयू ज़्यादा है तो हम उस लिहाज से स्प्लिटिंग कर देंगे। ग्रुपिंग डाटा टू अवॉइड अननेसेसरी क्वेरी और इनवेयर कोड। आप जानते हैं कि ना क्यूरी में ना कंडीशन होती है, यानी आपने कहा कि वेयर हमने ना स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेना है जिसके अंदर डिसिप्लिन BScs है और उसका CGPA ना 3.5 से ज़्यादा है और उसका कैंपस ना लाहौर है। अब वेयर क्लोज जब टेबल को देखेगा तो टेबल में डिफरेंट सिटीज से बंदे रहेंगे। हर किसी सिटी में कोई होगा लाहौर से कैंपस, लाहौर कैंपस से होगा, दूसरा इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, गुजरावाला, हर जितने भी शहर है ना उसके अंदर बंदे होंगे। अब स्टूडेंट को वो देखने में भी टाइम लगेगा कि कैंपस उसका लाहौर स्टूडेंट कौन सा है, ठीक है ना, उस स्टूडेंट को लाने में टाइम लगेगा कि लाहौर स्टूडेंट वाले कैंपस के स्टूडेंट कौन थे। लेकिन अगर हमें टेबल को सेपरेट किया होगा ना तो वो फिर उन स्टूडेंट्स के डाटा को लेगा जो होंगे लाहौर से और उनका CGPA 3.5 से ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम कम हो जाएगा। गोल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि दो गोल्स होते हैं, यानी सेपरेट रोज इन लार्ज टेबल अक्रॉस मैनी SQL components can segregate data in separate partitions so that a query need to examine all the data in word graph। अब आप ये रीड कर लीजिएगा। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं स्प्लिटिंग के। ये इनहेंस करता है सिक्योरिटी ऑफ डाटा। डिफरेंट डिसीजन मेकर्स होते हैं कंपनी में, ठीक है ना। एक डिसीजन लेवल कंपनी चाहती है कि हमारे एक हिस्से को कोई और ऑपरेट करे और दूसरे टेबल के हिस्से को कोई और ऑपरेट करे, यानी कोई और दूसरा डिसीजन मेकर इस्तेमाल करे, इसके ऊपर काम करे। अब डिसीजन मेकर जो है, एक डिसीजन मेकर पूरे टेबल का फिर दिखेगा ना, ठीक है ना, उस टेबल को दो डिफरेंट लोग दिखेंगे जब हम इसको स्प्लिट किया होगा, तो इससे क्या होगी, हमारी सिक्योरिटी इनहेंस होगी। ग्रुपिंग organizing tables differently from different queries के जरिए different tables पाथ को हम access करते हैं डाटा वेयर हाउस में। reduced I/O overhead, ये कम करता है इनपुट आउटपुट ओवरहेड को, ठीक है ना। graceful degradation of database in case of table damage, अगर आपका टेबल डैमेज भी हो जाता है तो ग्रेसफुल डिग्रेडेशन रहता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ना पहले जब आपने स्प्लिट नहीं किया हुआ था तो आपका सारा डाटा एक ही CPU पे पड़ा हुआ था।
सीपीयू खराब हो गया, आपका साइड इंस्टॉल लॉस्ट कर दिया। अब आपके पास 4 सीपीयू है, आपने ना टेबल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हर सीपीयू को एक एक टेबल दे दिया हुआ। अगर एक सीपीयू खराब भी हो जाएगा ना तो 3 टेबल तो आपके पास मौजूद रहेंगे ना। Fewer row results in flatter B trees and faster data retrieval। B trees ऐसे डाटा होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा होता है, उसको मेमोरी में रखने की ना जगह नहीं होती। लेकिन जब हम इसको हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कर देते हैं तो हमारी रोज भी कम हो जाती है और हमें डाटा भी फास्ट नजर मिलता है। अब वो कह रहा है कि OLP में ना OLAP में ना सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ये से इसमें मल्टी यूजिंग इन्वायरमेंट और ऑडिबल सिक्योरिटी फीचर मिलता है। टेबल को हम सेपरेट करेंगे और इससे हमारी परफॉर्मेंस इन्हांस होगी। इसने ना ग्रेसफुल रिग्रेशन का मतलब बताया है कि सारा सिस्टम एक दफा डाउन नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा, पहले कुछ हिस्सा फिर कुछ हिस्सा, जैसे मैंने आपको बताया है। अब हमारी दूसरी टाइप ऑफ स्प्लिटिंग आती है जिसके अंदर हमारी वर्टिकल स्प्लिटिंग आती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वर्टिकल स्प्लिटिंग ऐसी स्प्लिटिंग जिसमें हम टेबल को कॉलम वाइज स्प्लिट करते हैं। कुछ कॉलम एक टेबल में चले जाएंगे, बाकी कॉलम किसी और टेबल में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का टेबल है, उसके अंदर 5 एट्रीब्यूट्स है, 3 एट्रीब्यूट्स यानी स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, रजिस्ट्रेशन डेट और कुछ भी आप लगा लें, ठीक है ना। ये मैंने आपको 4 बता दी। अब 2 किसी और टेबल में चले जाएंगे यानी स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज एक टेबल में चला जाएगा। अब और स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ किसी और टेबल में चला जाएगा, यानी पार्टीशन हो गए ना, अलग अलग कॉलम में चले जाएंगे। लेकिन जो आपकी प्राइमरी की होगी ना वो हर टेबल में होगी, यानी इस प्राइमरी की को हम दोनों टेबल के अंदर रखेंगे। फिर आते हैं कि वर्टिकल स्प्लिटिंग करने के हमारे पास फायदे क्या होते हैं। infrequently assessed, ठीक है ना। वर्टिकल स्प्लिटिंग कैन बी यूज्ड फॉर सम कॉलम्स as rarely accessed rather than other columns when tables has wide rows or header or box, ठीक है। Thus the infrequently accessed column become extra baggage and degrading performance। एक्स्ट्रा बैगेज का मतलब क्या होता है कि ऐसे कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो क्यूरी में यूज नहीं होते हैं लेकिन हम पार्ट ऑफ टेबल में रख देते हैं, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा बैगेज। और इधर यूजफुल है रियली एक्सेस डाटा को। कुछ कॉलम को ना हम कभी ज़्यादा एक्सेस नहीं करते, कुछ कॉलम को कभी एक्सेस करते हैं। ऐसे कॉलम जो रियली एक्सेस्ड होते हैं ना उसको इसके लिए यूजफुल है। ओहो, ये थे इसके एडवांटेजेस जो मैंने आपको बताया है कि एक्स्ट्रा बैगेज क्या होते हैं, ठीक है ना। सेपरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इनटू सेपरेट फाइल्स विद रिपीटिंग प्राइमरी की, दोनों टेबल के अंदर प्राइमरी की होगी। ये नहीं होगा कि एक टेबल में हो जिस पहले टेबल में भी प्राइमरी की होगी और दूसरे टेबल में भी प्राइमरी की होगी, ठीक है। इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस कॉलम विद एक्स्ट्रा बैगेज हैज डिग्रेडिंग परफॉर्मेंस। जैसे मैंने आपको एक्स्ट्रा बैगेज के बारे में बताया कि कुछ कॉलम ऐसे हैं जो क्यूरी में यूज नहीं होते लेकिन वो फिर भी पार्ट ऑफ टेबल होते हैं, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा बैगेज। इसके वजह से क्या होगा, परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी यानी परफॉर्मेंस कम होगी। वेरी यूजफुल फॉर रियली एक्सेस लार्ज टेक्स्ट कॉलम विच लार्ज हेडर। ऐसे कॉलम जो हम बार बार यूज नहीं होते, रियली एक्सेस होते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हेडर साइजेस रिड्यूस, हेडर साइजेस के अंदर कम हो जाता है, ठीक है ना। फॉर एन end user the splits appear as a single table through a view। जो हमारा एंड यूजर होता है ना वो उसको स्प्लिट के बारे में नहीं पता होता, उसको ये नहीं पता होता कि हमारा टेबल स्प्लिट हुआ। वो समझता है कि हमारा पहले वाला टेबल है जो ज्वाइंट टेबल था।
उसके बाद आता है हमारा प्री ज्वाइनिंग टेबल। इस पैराग्राफ को ना मैं आपको सारा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ऐसे टेबल जो हम फ्रीक्वेंटली ज्वाइन करते हैं, जिनके ऊपर फ्रीक्वेंटली ज्वाइन यूज होता है, हम उनको इकट्ठा कर देते हैं फिजिकली, उसको हम कहते हैं प्री ज्वाइनिंग टेबल। इसके अंदर हमारा 1 to मैनी रिलेशनशिप होता है दोनों टेबलों के दरमियान, और इसके अंदर हमारा मास्टर और डिटेल टेबल होता है। इसके अंदर आप रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। फॉरेन की जो हमारी होती है वो डिटेल टेबल के अंदर होती है, और जो प्राइमरी की होती है वो हमारी दूसरी टेबल के अंदर होती है। प्री ज्वाइनिंग करने का मकसद क्या है? प्री ज्वाइनिंग ये टिपिकल है मार्केट बेस्ड क्यूरी के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि ना, एक जब हम न्यू मंथ शुरू होने वाला होता है तो लोग ना अपने घर की ग्रोसरी करते हैं, अपने घर का सारा राशन वगैरह लेकर आते हैं। तो ना डेटाबेस जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, जो डेटाबेस हाउस को यूज़ करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो इकट्ठे बिकी हैं, किस डेट को बिकी हैं, और उनका रेवेन्यू क्या हुआ। इसलिए ये टिपिकल मार्केट बेस्ड क्वेरी है। अब वो देखना चाहते हैं कि जो चीज़ें इकट्ठी बिकी हैं उनकी सेल क्या हुई है, उसकी रेवेन्यू क्या हुई है, उसको देखने के लिए वो टेबलों के ऊपर ज्वाइन चलाते हैं, ठीक है ना। टेबल्स फुल मिलियंस ऑफ रोज। अब आप क्योंकि मल्टीपल ब्रांचेस का डाटा होता है ना, तो काफ़ी मल्टीपल इसके अंदर डाटा होगा, तो इस वजह से जो टेबल होता है उसके अंदर मिलियंस ऑफ रोज होती है। स्क्वीज मास्टर टेबल इनटू डिटेल टेबल, हम जोड़ते हैं मास्टर टेबल को डिटेल टेबल के अंदर, जिसकी वजह से हमारा साइज इंक्रीज हो जाता है और रिकॉर्ड्स की रेपिटेशन हो जाती है। वो कह रहे रेपिटेशन ऑफ फैक्ट्स हाउ मच, ठीक है, हाउ मच रिकॉर्ड की रेपिटेशन कितनी होगी। जो हमारा डिटेल टेबल होता है ना वो 3 टाइम्स बड़ा हो जाता है मास्टर टेबल के मुकाबले में। इसके बाद आता है हमारा एडिंग रिडंडेंट कॉलम। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? रिडंडेंट मीन एक्स्ट्रा, यानी इसके अंदर हम एक्स्ट्रा कॉलम भी ऐड कर देते हैं। आपके पास एक टेबल है, एक टेबल का कॉलम दूसरे टेबल के कॉलम के साथ बार बार ज्वाइन हो रहा है, यानी ज्वाइन कर रहा है। तो हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि हमारा ज्वाइन कम हो जाए। ज्वाइन को कम करने के लिए जिस कॉलम की वजह से ज्वाइन हो रहा होता है ना, उस कॉलम को हम डिटेल टेबल के अंदर ऐड कर देते हैं। अब ये देखिए आपके पास 2 टेबल है, टेबल 1 एंड टेबल 2। टेबल 1 में आपके पास कॉलम ए है और कॉलम बी है, और टेबल 2 में आपके पास कॉलम ए, कॉलम सी, डी, कॉलम जेड तक है, ठीक है। अब इन दोनों में ना कॉलम सी की वजह से बार बार ज्वाइन हो रहा था। अब आपने कहा कि कॉलम टेबल 1 को ना कॉलम सी की ज़रूरत थी, तो हमें कॉलम सी की ज़रूरत की वजह से ना इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ा था, जिसके पर आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा। आपने कहा कि इस कॉलम सी को पकड़ के हम टेबल 1 के अंदर ही डाल देते हैं। आपने इस टेबल को जोड़ दिया, कॉलम सी को टेबल 1 में जोड़ दिया, अब ज्वाइन काम हो गया। इसे हम कहते हैं एडिंग रिडंडेंट कॉलम। अब टेबल 2 में से हम कॉलम सी को कट नहीं करेंगे, जो जिस टेबल के अंदर से हमने कॉलम का लिया होगा ना, उस टेबल के अंदर कॉलम वैसे ही रहेगा, लेकिन न्यू टेबल के अंदर वो ऐड हो जाएगा। रिडंडेंट कॉलम की सरप्राइज क्या, एक्चुअली इंक्रीजिंग स्टोरेज स्पेस ज़्यादा होगी। आपने देखा कि ना, अब पहले टेबल 2 के अंदर कॉलम सी था, अब टेबल 1 के अंदर भी कॉलम स्पेस सी आ गया, तो टेबल की स्पेस ज़्यादा हुई। इंक्रीजिंग अपडेट ओवरहेड, पहले आपने टेबल 2 के अंदर अगर कुछ अपडेट करना था, कोई नेम चेंज करना था, तो अब आप टेबल 1 में भी चेंज करेंगे। कीपिंग द एक्चुअल टेबल इंटैक्ट एंड अनचेंज्ड हेल्प इन्फोर्स RI, ठीक है ना। ओल्ड इसके अंदर हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हैं। कुछ कहते हैं कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को ऑन रखना चाहिए, कुछ कहते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को स्टॉप रखना चाहिए। ड्राइव एट्रीब्यूट कहते हैं ऐसे एट्रीब्यूट जिनको आप दूसरे से ड्राइव करते हैं, उसको आप कहते हैं ड्राइव एट्रीब्यूट। इसके ऑब्जेक्टिव कहते हैं ये ईज ऑफ यूज ऑफ डिसीजन सपोर्ट एप्लीकेशन, आपको आसानी देता है डिसीजन लेने में, फास्ट रिस्पॉन्स है, जल्दी आंसर आ जाता है, कस्टमाइज डाटा फॉर पार्टिकुलर टारगेट ऑडियंस, ठीक है ना। एडहॉक क्यूरी स्पॉट, ये एडहॉक क्यूरी को यूज करते हैं ड्राइव एट्रीब्यूट, ठीक है। फिजिबल व्हेन
कैलकुलेटेड वंस यूज मोस्ट, आपने एक दफ़ा कैलकुलेट करके उसको आप डिफरेंट टेबल्स में यूज़ कर सकते हैं। रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होएगा। मतलब अगर आपने एक बंदे की एज निकाली है तो एज आपको पता है 1 साल बाद जाके चेंज होएगी ना, तो आप इसको कोई यूज़ कर सकते हैं बार बार। वो ये नहीं होगी कि आज आपने एज कोई और निकाली तो कल कोई और एज हो जाएगी, ये कॉन्स्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होएगी। लुकिंग फॉर एब्सोल्यूटनेस ऑफ करेक्टनेस, इसके अंदर हमें ये यकीन रखते हैं कि डाटा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। इसका पिटफॉल ये है कि इसके अंदर थोड़ी एडिशनल स्पेस आ जाती है और क्यूरी डिग्रेड कर जाती है। अब जो हम ड्राइव एट्रीब्यूट के जरिए हम करना क्या चाहते हैं, हम प्रोसेसिंग टाइम को कम करना चाहते हैं रन टाइम के ऊपर। ठीक है, जब आप ड्राइव डाटा प्रॉपरली कैलकुलेट कर लिया है, तो जो डाटा आपने निकाला है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ये नहीं है कि किसी ने गलत फॉर्मूला यूज़ किया हो, डाटा का आंसर बिल्कुल सही आएगा। बस इससे क्या होगा कि हमारे डाटा की क्रेडिबिलिटी को इनहेंस कर देगा। ये आपके पास उसने बताया हुआ कि एक बिजनेस मॉडल है, एक डाटा वेयर हाउस मॉडल। इसके अंदर स्टूडेंट के आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, डिग्री, कॉस्ट, ग्रेड्स एंड क्रेडिट्स है। ठीक है, और इसके अंदर स्टूडेंट की आईडी, डेट ऑफ बर्थ, डिग्री, कॉस्ट, ग्रेड्स, क्रेडिट्स, जीपीए और एज है। हाँ, आपने कहा कि मैंने स्टूडेंट की ना एज निकालनी है, तो आप ये डाटाबेस हाउस के अंदर से अपनी जो डेट सेव की हुई थी, डेट ऑफ बर्थ, उसको लिया और करंट डेट में से माइनस कर दिया। करंट आपने फॉर एग्जांपल डाटाबेस हाउस के अंदर ना उसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 2010 थी, अब 2023 है। इन दोनों को माइनस किया करंट डेट को, ठीक है ना, करंट डेट 2023 है, इन दोनों को माइनस किया तो आपकी एज निकले। कैलकुलेटेड वंस, आपने एक दफ़ा कैलकुलेट करनी है एज को, आप इसको बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि जो एज होती है वो 1 साल बाद ही चेंज होगी ना, 1 साल बाद चेंज होगी। तो सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे होते हैं कि वो खुद ही इंक्रीमेंट कर देंगे एज को, लेकिन आपने एक ही दफ़ा कैलकुलेट किया है, दोबारा नहीं करेंगे। अगर आपने दोबारा करना भी होगा तो 1 साल बाद जाके करेंगे। यूज फ्रिक्वेंटली, आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 6 महीने बाद यूज़ कर लिया, 10 महीने बाद यूज़ कर लिया, बार बार यूज़ कर लिया। ये था हमारा आज का लेक्चर। यहाँ पे ना आपका लेक्चर खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह हम अपना दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।